बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आज मेरा ख्याल ये है कि मेरे पास काफ़ी एक्सक्लूसिव ख़बरें हैं। डिटेल में जाए बगैर वो ख़बरें जो हैं मैं आपके गोश गुजार कर दूंगा। और क्या इमरान खान साहब जो हैं वो रिहा होने वाले हैं या फिर वो बनी गाला शिफ्ट होने वाले हैं, उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, होंगे नहीं होंगे, कोई शर्त रख दी गई है, वो शर्त क्या है, और फिर जो कोर कमांडर्स मीटिंग हुई है उसमें कुछ फ़ैसले किए गए हैं, बड़े फ़ैसले किए गए हैं और उन फ़ैसलों पे अमल भी शुरू हो गया है। और फिर एक फ़ातह कौम का लबो लहजा पाकिस्तान और एक हारी हुई शिकस्त खोरदा कौम या मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म का लबो लहजा, ये भी आपके साथ रखेंगे। लेकिन पहले वो एक जो खुशी वाली ख़बर है कि जनाब जो हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जिन्हें अब फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो तफवीज़ किया जा चुका है, और वो जो कोर्ट मार्शल का एक बैटन होता है, छड़ी जो होती है, वो ऐवान सदर में एक तकरीब में उनके हैंड ओवर कर दी गई है। और वहाँ आपने देखा ही है, वो तकरीब टीवी चैनल्स में चलती रही है कि जनाब वो पहले वो जो छड़ी है वो पेश की गई सदर को, और सदर ने अपने साथ खड़े हुए वज़ीर-ए-आज़म के हैंड ओवर की, और उन्होंने फिर वो छड़ी जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले कर दी, और उन्होंने फिर वो एक सल्यूट जो है वो किया। तकरीब शुरू होने से पहले मैंने एक ट्वीट किया था कि ये फील्ड मार्शल्स बैटन जो है ये वसूल करने के बाद आप इसको असाए तकरीम कह दें, फील्ड मार्शल का छड़ी कह दें, जो भी आप इसको नाम दें, तो फिर उसके बाद उनका जो सल्यूट करने का अंदाज़ है वो बदल जाएगा। ये छड़ी जब उनके हाथ में होगी तो फिर वो इसको बाएं हाथ में पकड़ के दाएं हाथ से जैसे रवायती सल्यूट होता है वो करेंगे, लेकिन वो सल्यूट करेंगे सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव को यानी वज़ीर-ए-आज़म को और सदर मुमलकत को। दीगर जो गार्ड ऑफ ऑनर का मायना कर रहे हैं, फ़ौजी परेड का मायना कर रहे हैं, ये एक जर्नैल उनके सामने आता है या कर्नल उनके सामने आता है, जब वो सल्यूट करते हैं तो फिर आगे से जो सीनियर होता है वो भी उसी तरह ऐसे करके सल्यूट करता है। लेकिन यहाँ जब उनके पास ये छड़ी होगी फील्ड मार्शल के पास, तो फिर उसके बाद वो सिर्फ छड़ी जो है ना वो उसको उठा के माथे तक लेके जाएंगे, बस हाथ से सल्यूट नहीं करेंगे। ये जो इनके है ना इंटाइटलमेंट्स, उसमें ये चीज़ जो है ये शामिल है। और इंटाइटलमेंट्स में ये भी है कि जनाब वो किसी वक्त भी जहाँ वो मुनासिब समझें ये फील्ड मार्शल की जो वर्दी है ये पहन के जा सकते हैं। और उनकी जो गाड़ी है उसके ऊपर जो है अब 4 सितारे लगे हुए हैं, वो 5 सितारे लगे हुए होंगे, और उनका जो एक बैज है वो अजाफी बैज वो लगाएंगे। जो अपनी वर्दी जो भी जिस तरह की वर्दी जो है वो उसका फ़ैसला होगा, उसके ऊपर जो बैज हैं वो 5 बैज लगे होंगे। और एक बात ये है कि वो अपनी ताहियात वो जो है ना वो एक्टिव लिस्ट में रहेंगे। जब वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से रिटायर हो जाएंगे ना, एक्सटेंशन सारी ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद भी वो एक्टिव लिस्ट में शामिल रहेंगे, यानी हाज़िर सर्वस फील्ड मार्शल 5 सितारों वाला। और फिर नवाज शरीफ को इस तकरीब में देख के हैरत नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ बुनियादी किरदार था। आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने के हवाले से जो रुकावटें थी ना, जो प्रेशर था, वो नवाज शरीफ ने कबूल किया था। ये तो होगी एक बात। और दूसरी बात यह है कि जो कोर कमांडर्स मीटिंग हुई है ना, वो उसमें बड़े अहम फैसले किए गए। एक तो ये है ना कि वो जो खिजदार वाला मामला हुआ है, शहीद हुए हैं बच्चों के स्कूल पे, वो स्कूल बस पे वैन पे हमला किया गया, दहशतगर्दों ने जो हमला किया, और फिर दहशतगर्दों के साथ निमटने का जो है वो मामला। और फिर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पे मुबारकबाद भी दी गई। फिर कुछ और बातें भी हुई। जंग बंदी के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई कि जंग बंदी कैसे हुई, हमने क्यों कबूल की और किन शराइत पे कबूल की, कैसे भारत ने मिन्नत तरला किया। वो कहते हैं ना मिन्नतों पे उतरे हुए थे भारत वाले जो हैं, अमेरिका के ज़रिए और कुछ और दोस्त ममालिक के ज़रिए, वो उन्होंने मुकम्मल घुटने टेक के आए थे और अपनी मर्ज़ी की शराइत पे हमने ये जंगबंदी की है। और इसमें जो कश्मीर वाला इशू है वो भी शामिल है कि जनाब ये तनाज़ा उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकता। पानी का तनाज़ा जो है तो कश्मीर के तनाज़े की वजह से है। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा तो ये पानी वाला तनाज़ा ये भी इसी तरह चलता रहना है। और जो दहशतगर्दी की बातें की जा रही हैं और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, वो पाकिस्तान में जो प्रॉक्सीज़ के ज़रिए दहशतगर्दी करवा रहा है उसके सबूत भी मौजूद हैं।
تو یہ معاملہ جو ہے یہ بھی کشمیر ہی سے جڑا ہوا ہے، کشمیر کی جو آزادی کی تحریک ہے اس سے جڑا ہوا ہے۔ یہ شرائط ہم نے ان سے منوائی ہیں کہ جناب ان پہ بات ہوگی۔ اچھا مودی آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے لیکن مان رہا ہے کہ یہی باتیں، انہی باتوں پہ جو ہے وہ آگے جا کے مذاکرات ہونے ہیں۔ بہرحال وہاں ایک تو یہ کیا گیا، اور دوسرا یہ کہ جو یہ پراکسیز ہیں BLA والے ہیں یا فتنۃ الخارج ہے جو بھی ہیں، ان کے حوالے سے ایک بڑا سخت فیصلہ کیا گیا ہے کہ جناب پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ جناب کوشش کرتے تھے کہ ہتھیار پھینک دیں، اگر گھیرا ڈال لیا ان کو یا وہ قابو آ گئے ہیں تو پھر جناب ان کو زندہ گرفتار کرنے کی کوشش وغیرہ وغیرہ وغیرہ، نہیں کچھ نہیں۔ اب یہاں پتہ چلے کہ جناب وہ ہیں، ان کا کیمپ ہے، کوئی واردات ڈالنے والے ہیں یا واردات ڈال رہے ہیں، تو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں، بس ان کا صفایا کر دینا ہے۔ اور اس پہ عمل بھی شروع ہو گیا ہوا ہے۔ اب وہ فٹ سولجر تو جائیں گے نہیں نا، وہ تو اوپر سے اٹیک ہوگا ڈرونز کے ذریعے، جو بھی طریقہ کار اختیار کریں گے، اور پھر ان کا جو ہے وہ ان کو جہنم واصل کر دیا جائے گا، درمیانی راستہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی اس حد تک سختی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور خبر یہ ہے کہ جو خضدار بلوچستان میں بچوں کی بس پہ حملہ کرنے والا جو ایک گروہ تھا BLA کا، اس کا ایک کمانڈر، اہم کمانڈر ہے، اس کا نام ہے جناب، وہ بیس کمانڈر بنا ہوا ہے اپنی طرف سے وہاں کا، اس کا نام ہے جناب مرتضیٰ بلوچ۔ اس کو اور اس کے ساتھیوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ یعنی جو فیصلہ کیا گیا کور کمانڈر میٹنگ میں، اس پر عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ تو پہلی ایک کامیابی ہے نا، تو ہو سکتا ہے آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر، 48 گھنٹوں کے اندر کچھ اور خبریں ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں ملک دشمن دہشت گرد جو ہیں وہ جہنم واصل کیے جا چکے ہوں گے۔ ایک خبر تو ہوگی یہ، اور دوسری خبر یہ ہے، پتہ یہ چلا ہے کہ اب یہ کور کمانڈرز میٹنگ سے متعلقہ کہہ بھی سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہاں شاید اس طریقے سے اس کا فیصلہ نہیں کیا گیا، لیکن ریاست کی سطح پہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، جن کو میں حرام خور کہتا ہوں، ان کے گرد گھیرا تنگ کرنا ہے، اور انتہائی سخت اقدامات جو ہیں وہ ریاست نے لینے ہیں۔ ایون یہ کہ جو صدر مملکت، سابق صدر مملکت عارف علوی صاحب چبڑے مار رہے ہیں اور چبڑے مارتے رہے ہیں، وہ بھی اس لسٹ میں شامل ہیں جن کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ قانون جو کہتا ہے اس کے مطابق جن کے خلاف کارروائی ہونی ہے۔ تو میں نے یہ کہا کسی صاحب سے جو مجھے خبر دے رہے تھے، جناب عارف علوی کیوں؟ وہ کہتے ہیں آپ ہی نہیں تو ان کے خلاف ابلاغ کیے تھے، آپ ہی تو کہہ رہے تھے جناب عارف علوی کو بھی پکڑے۔ اور عین جنگ کے دوران جو انہوں نے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کی شہادت کی خبر دی انگریزی میں ٹویٹ کر کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک جرم ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جناب جو صدر صاحب ہیں، ان کی جو سابق صدر کی مراد، پروٹوکول وغیرہ جو وہ سارا کچھ واپس لے لیا جائے اور کارروائی آگے بڑھے۔ دوسرے وہ لوگ جو ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا ملک سے باہر ہیں، جنہوں نے جنگ کے دوران فوج کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف ٹویٹس کیے یا اپنی سوشل میڈیا پہ کوئی نہ کوئی مواد ڈالا، اور جو بھارتی بیانیہ ہے اس کو تقویت دی اپنے کردار سے، ان کے لیے بھی کوئی معافی نہیں۔ ان کا بھی آپ سمجھیں آپریشن شروع ہو گیا ہوا ہے ان کے خلاف بھی۔ یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جو اثاثے ہیں پاکستان میں وہ مجمد ہو جائیں گے، شناختی کارڈ جو ہیں وہ بلاک ہو جائیں گے، ان کے پاسپورٹ بھی بلاک کیے جا سکتے ہیں، اور پھر ان کو جن ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے جو ہمارے سفارت خانے ہیں انہیں بھی یہ ہدایت کر دی جائے گی یا کر دی گئی ہے کہ انہیں وہ جو دستاویز جاری کی جاتی ہے، سفری دستاویز جو پاسپورٹ کے بغیر بھی بندہ سفر کر سکتا ہے، وہ دستاویز بھی جاری نہیں کی جائے گی، اور جو وہاں سیاسی پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں بھی ریاست کی سطح پہ کوشش کی جائے گی کہ جناب انہیں سیاسی پناہ والے جو کیس ہیں نا ان کے، وہ کھاتے میں جائیں اور انہیں پاکستان جو ہے وہ واپس لایا جائے۔ اس حوالے سے یہاں مقدمات درج کر کے ان کے ریڈ وارنٹ وغیرہ جاری کر کے اس طرح بھی جو واردات ہے وہ ڈالی جا سکتی ہے، اور جو ملک کے اندر ہیں ان کے لیے تو کوئی معافی نہیں۔ یہ جناب نیولے، لدڑ، یہ سارے پکڑے جائیں گے، دیکھ لیجئے گا آپ، یہ ایک بڑا فیصلہ ہو گیا ہے۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جناب ایک ہارا ہوا شخص اور ایک جو جیتی ہوئی قوم ہے، ان کے جو لب و لہجے میں فرق ہوتا ہے۔ اب مودی صاحب جناب گئے ہوئے تھے راجستھان، وہاں جناب وہ فوجیوں کو حوصلہ افزائی کرنے کے لیے گئے تھے، جناب
कोटबड़ी पे ही है, उत्थे राजस्थान ते अगे जाके असीं बैठे हुए हैं। साडे कप्तान हैगा मेरे ख्याल चीमा समथिंग उहदा नाम, वो तो अगे जाके पूरी यूनिट उहदी अगे टुर गई हुई है, उन्होंने अंदर जाके वो बैठे हुए हैं। लेकिन मोदी साहब ने जनाब वहाँ खिताब किया है, जनाब ये सामने रहीम यार खां है, उसकी पता नहीं एयरबेस को हमने उड़ा दिया, तबाह कर दी, और यहाँ हमारी बीकानेर पता नहीं कहाँ जिस एयरबेस पे जनाब इन्होंने अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वो जनाब कोई नुकसान नहीं हुआ, आप देख ही रहे वगैरह वगैरह। तो बीकानेर का तो मैंने नहीं नाम सुना, कि बीकानेर जो एयरबेस है उस पर भी हमला किया गया। जिन एयरबेसिस पे हमला किया गया 26 मुख्तलिफ जो तनसीबात थी उनके ऊपर हमला किया गया, और उसमें मैंने तो अपने जो फौजी तर्जमान हैं उनकी ज़ुबान से नहीं सुना कि उन्होंने कहा जनाब उन्होंने बीकानेर जो वो भी तबाह कर दी है, जो तबाह की हैं वो बता दी। अब मोदी साहब जो है ये फरमा रहे हैं कि जनाब मेरी रगों में खून नहीं गर्म संदूर दौड़ रहा है। संदूर का जो बेड़ा गर्क किया वो तभी तिलक लाने जोगा भी नहीं छड्या सी, वो कह रहे मेरी रगों में दौड़ रहा है, एक बात। और दूसरी उन्होंने कहा कि जनाब जो जिन पानियों पे भारत का हक है उसमें से एक कतरा भी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। हम ये कब कह रहे हैं जनाब कि अपने हक का पानी हमें दे, यानी वो जो हमारा हक है सिंध तास माहदे के तहत जो हमें पानी मिलना है, तो उसको तो ये फिर कबूल कर रहे हैं ना कि जनाब हम अपने हिस्से का पानी नहीं देंगे, हम तो आपके हिस्से का पानी मांग ही नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि जनाब साढ़े हिस्से का पानी रोकने की कोशिश ना करना, एक बात। और दूसरी ये कह रहे हैं बात होगी सिर्फ उस कश्मीर की जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है। जब इस कश्मीर की बात होगी तो क्या उस कश्मीर की बात नहीं होगी? यानी ये भी तस्लीम कर रहे हैं कि जनाब हम जो कश्मीर का इशू है उस पर बात करेंगे, और फिर वही बात कि जनाब दहशत गर्दी की बात करेंगे, दहशत गर्दी हो रही है, करवा रही है रियासत पाकिस्तान। भाई अगर आप बात करेंगे तो हम भी बात करेंगे, जो BLA और फितरतुल खारिज वाला मामला है। तो ये यानी ये तीनों जो मुतालबा, तीनों शराइत जो मैंने पहले दिन अर्ज़ की थी जब जंग बंदी हुई है और आर्मी चीफ ने जो पैगाम दिया जवानों को, तो ये वही शराइत हैं और ये मान रहे हैं। और दूसरी तरफ इनका ये लबो लहजा इनका, और दूसरी तरफ जो हमारे जो तर्जमान हैं अहमद शरीफ साहब लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने जो कहा है, उन्होंने तो भाई उनका लहजा ही कुछ और है। उन्होंने कहा जनाब वो पानी बंद करेंगे, हम सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। और अल जज़ीरा TV को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें दो टोक अंदाज में उन्होंने ये बात की है कि भाई वो सिंध तास मादा ख़त्म करेंगे तो फिर जो 6 के 6 दरिया हैं, दरिया सिंध समेत 5 पंजाब वाले, एक सिंध वाला जो है दरिया सिंध, तो 6 के 6 दरिया तो निकलते हैं कश्मीर से, वो सारे दरिया फिर हमारे होंगे। और उसकी वजह वो बयान कर रहे हैं कि जनाब ये कश्मीर हमारा है, और वो कहना ये चाह रहे हैं कि जनाब जो ये कश्मीर वाला तनाज़ा है अब हल होकर रहेगा, और वहाँ के लोगों की उमंगों के मुताबिक और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक ये मसला जो है ये हल होना है कश्मीर वाला। वो कहते हैं कि भाई तुसी सिंध तास माहदा ख़त्म करोगे, पानी रोकोगे, तो साडा दावा फिर यह हो जाएगा कि सारे दरिया साडे ने ते कश्मीर भी साडा, और असी एक कश्मीरी अवाम की मदद नाल जो है ना ये लै भी लेना है। अब आगे क्या होता है, क्या बात चलती है, क्या मामला किस तरह आगे बढ़ते हैं, बहरहाल ये जो फ़ौज ने अपना मौक़िफ़ जो है वो दे दिया है कि भाई जी 6.5 दरिया ने ये सिर्फ सिंध तास माहदे नूं छड्ड दिओ, फिर अगर तुसीं उत्तों नस दिओ तो फिर असीं कश्मीर और ਉਹਦੇ समेत सारे दरिया ਜਿਹੜੇ ने फिर साडे ही ने। तुसीं बाकी आप समझ रहे हो यार, मैं वो गल नहीं करना चाह रहा। और दूसरी बात यह है कि ये जनाब अफ़गानिस्तान वालों के साथ इनकी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, ये जो भारतीय हैं, और ये ज़ाहिर है उनको पैसे वैसे भी दे रहे थे। और इब्राहिम सदर जो है इनके वतन नायब वज़ीर दाखिला क्या है वो गए भी थे, और फिर इनके वज़ीर ख़ारजा ने जो जंग के दौरान जो इनके वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर मुत्तकी पता नहीं क्या नाम है उनका अफ़गानिस्तान के, उनके साथ बातचीत भी की थी। लेकिन उसके बाद जनाब ये हमारे वज़ीर ख़ारजा गए हुए थे इसाक डार साहब वहाँ चाइना में, और वहाँ इनकी जो कॉन्फ्रेंस हुई है चीनी, पाकिस्तानी और ये अफ़गानी जो वज़ीर ख़ारजा उनकी, उसके बाद जनाब इंडिया में एक और रौला पड़ा हुआ है, सफ़े मातम फिर बिचकी हुई है कि जनाब हमारा एक दोस्त था इस खित्ते में, उसको भी चालाकी के साथ चाइना जो है वो हमसे दूर कर रहा है। ये बातें हो रही हैं।
भाई हर मुल्क ने अपना मफाद देखना होता है। अफ़गानियों ने अपना मफाद देखना है, पाकिस्तानियों ने अपना मफाद देखना है, चीन ने अपना मफाद देखना है। वैसे ये बात है कि चीन ने अफ़गानिस्तान के साथ मामला तय करने के लिए पाकिस्तान को बाईपास नहीं किया। इस पर भी चीखें निकल रही हैं उनकी। बस सोचने वाली बात यह है कि जैसे पाकिस्तान के दोस्त हैं इस जंग में जो साथ खड़े रहे हैं, जिनके बार बार मैं नाम लेता हूँ, चीन है, तुर्किया है, अज़रबैजान है, दीगर कुछ इस्लामी ममालिक हैं, तो भारत इस तरह का कोई दोस्त पैदा क्यों नहीं कर सका, क्यों नहीं रख सका? इसलिए कि वो मुनाफ़िकत करते हैं, मुनाफिक हैं, और फिर जो हिंदू मुतशद्दिद नज़रियात हैं उनका प्रचार करते हैं। उनको एक शिद्दत पसंद बल्कि दहशतगर्द हिंदू रियासत बनाना चाहते हैं। कोई हमसाया उनके साथ राज़ी नहीं है, कोई नहीं खड़ा हुआ इसराइल के सिवा। अफ़गानिस्तान ने शायद थोड़ी बहुत मदद की है और अब वो कह रहे हैं ना अफ़गानिस्तान भी हमसे दूर हो रहा है। तो वैसे ये उसको बता दिया गया अफ़गानिस्तान को, भाई अगर आप अमन चाहते हैं तो फिर आप तरक्की भी करेंगे। अगर यही इसी तरह की हरकतें करनी है आपने, प्रॉक्सी बन के रहना है, तो फिर आपके साथ वही सलूक होगा जो भारत के साथ हुआ है। और भारत के साथ अभी कुछ और होना बाकी है, ये भी मैं बता दूं। और आखिर में मैं अर्ज़ करूँगा कि क्या इमरान खान के साथ कोई मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं? शुरू हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अगर मुज़ाकरात शुरू होंगे तो किस शर्त की बुनियाद पे? जैसे मैंने कहा ना कि 3 शराइत हमने रखी थी जंग बंदी के हवाले से, तो इसी तरह की शर्त जो है वो इमरान खान के लिए रख दी गई है। अब इमरान खान कितने अरसे से ये शोर मचा रहा है, जनाब मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। कभी कहता है जनाब हम तो करने के लिए तैयार हैं, वही मुज़ाकरात नहीं करते। कभी कहते हैं जनाब मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो गए हैं। यानी हर दूसरे दिन इमरान खान साहब ये कह रहे होते हैं कि जनाब मुज़ाकरात करने हैं, लेकिन साथ ही वो ये कह देते हैं जनाब इस हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात होंगे तो उन लोगों के साथ जिनके पास ताकत है, जिनके पास इख्तियार है। यानी वही बात कि जनाब फ़ौज के साथ बात करनी है। कभी कहते हैं फ़ौज का किरदार नहीं होना चाहिए, कभी कहते हैं ना फ़ौज के साथ ही मुज़ाकरात करने हैं, ये कठपुतली हुकूमत है। अब फिर एक ट्वीट किया उन्होंने, उसमें यही बातें, एक तो ये उन्होंने 2 टोक तरदीद कर दिया कि जनाब कोई मुज़ाकरात कोई मेरे पास नहीं आया, मैं इंतज़ार करता रहा लेकिन आया कोई नहीं आएगा। और दूसरा उन्होंने जनाब इनके साथ जो है ना फार्म 47 वाले, इनके साथ मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। अगर हमने करना है उनके साथ मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं। और फिर अली मीन कंडापुर की कोई 2.5 घंटे मुलाकात हुई है, उसके बाद आके उन्होंने बाहर आके फिर एक चवल मार दिया कि जनाब अगर यही रवैया रहा हुकूमत का, मुलाकातें वगैरह ना करने दी गई, तो फिर जनाब हम जो IMF की शराइत हैं वो पूरा नहीं करेंगे, IMF के साथ मुज़ाकरात में हम शरीक भी नहीं होंगे वगैरह वगैरह। इस तरह की बात उन्होंने फिर कहा जनाब मुझे कह दिया उन्होंने जनाब आप जो है तहरीक चलाएं मुझे निकालने के लिए। और गंडापुर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे कहा है कि जनाब तहरीक जो है ना उसको आप लीड करेंगे। कभी जुनैद अकबर लीड कर रहा होता है, कभी कोई और लीड कर रहा होता है। तो अब जिनके साथ इन्होंने मुज़ाकरात करने हैं, जिनको कहते हैं बाइख्तियार हैं, उनके हवाले से जो इनका रवैया है, जिनकी गुफ्तगू है, वो आपके नम है। ये अभी जो ट्वीट मैंने दिखाया है आपको, इसमें मुबारकबाद का लफ्ज़ नहीं है। सिर्फ एक बंदा जो है बैरिस्टर गौहर, उसने मुबारकबाद दी है साफ़ियों के कहने पे। और गंडापुर ने तकरीब में सुनने में यह है कि उन्होंने आर्मी चीफ को ये फील्ड मार्शल बनने पे उन्होंने मुबारकबाद दी है। लेकिन इमरान या उदी बाजी दा मुँह टुट जावे जी उन्होंने मुबारकबाद दी होगी। अच्छा, बैरिस्टर गौहर ने यह कहा जनाब ये खुश आइंद है। जब उनसे पूछा गया कि जनाब क्या ये पार्टी की तरफ से बयान है, उनका नहीं, पार्टी जो है हमारी वो इस हवाले से अलग बयान जो है वो जारी करेगी। अभी तक पार्टी ने कोई बयान जारी नहीं किया, बल्कि अलीमा खानम जो है उन्होंने तो ये कहा है कि ये जो मुबारकबाद दी है ना इन्होंने बैरिस्टर गौहर ने, ये उनका ज़ाती फेल है। एक दिन पहले अलीमा खानम ने क्या कहा था? इमरान खान ने कहा था फील्ड मार्शल की जगह बादशाह बन जाते हैं, क्योंकि अगर जंगल का कानून होता है तो बादशाह बेहतर रहता अगर अपने आप को बादशाह ही कहलवा देते हैं। अब ये बात भी उन्हीं से करना चाह रहे हैं और तनकीद भी उन्हीं पे कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में मामला जो हैं वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ये जो खबरें आ रही हैं जनाब 15 को शायद वो बनी गाला शिफ्ट हो जाएंगे, या जनाब उनकी ज़मानतें हो जाए, अदालतें वो हो जाए, उनके हक़ में कोई फ़ैसला दे दे 190 मिलियन वाला जो है। लेकिन मैं ये आपको ख़बर दे रहा हूँ कि जनाब अब पहले तो ये था ना कि माफ़ी मांगे तो शायद
ان کی جان چھوٹ جائے گی. 9 مئی والے واقعہ. اب یہ ہے کہ اگر وہ مذاکرات چاہتے ہیں تو انہیں 2 کام کرنے ہوں گے. ایک تو 9 مئی والا جو واقعہ ہے، جو حملہ کیا گیا، جو بغاوت دلوانے کی کوشش کی فوج کے اندر، یہ اس پہ معافی مانگیں گے. معافی، افسوس کا اظہار نہیں کریں گے. ویسے انہوں نے سپریم کورٹ میں جب 9 مئی کے بعد یہ سپریم کورٹ میں آئے تھے، ان کو بلایا گیا تھا، جس کے بعد جناب ان کو پھر وہ رہائی کر دیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ذریعے. تو پھر ان کی گرفتاری انہوں نے کہہ دیا تھا صحیح نہیں ہے. تو اس وقت بھی عطر ملت صاحب نے کہا کہ جناب آپ اس کی مذمت کرتے ہیں. اس نے مذمت نہیں کی تھی 9 مئی کی، بلکہ یہ بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے جناب یہ واقعہ دوبارہ پیش آ سکتا ہے اگر مجھے جناب لاہور نہ پہنچایا گیا تو. اس طرح کی باتیں انہوں نے کی تھی. تو وہ اب یہ کہا گیا جناب اس پہ ایک تو مذاکرات کے لیے، رہائی کے لیے نہیں، مذاکرات کے لیے ان کو معافی مانگنی ہوگی. اور دوسرا یہ بتانا ہوگا کہ جناب جو ان کا سوشل میڈیا ہے، خاص طور پہ جو ان کا ایکس اکاؤنٹ ہے، اس کو کون ہینڈل کرتا ہے. یعنی یہ جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں ان کی ایک تو لسٹ دیں گے یہ عمران خان صاحب، اور دوسرا 9 مئی پہ یہ معافی مانگیں گے. تو یہ جناب صورتحال بنی ہوئی ہے. اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے انہوں نے جناب وہ جو ایک پولی گراف ٹیسٹ ہوتا ہے سچائی جاننے والا، اور پھر ان کا تو شاید وائس میچنگ ٹیسٹ بھی ہونا تھا، اور ایک فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ جو ہے وہ ہونا تھا. تو وہ جناب انہوں نے پھر تیسری مرتبہ انہوں نے انکار کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں کوئی چور ہے. اسی لیے نا وہ پتہ نہیں کس نے اس کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا تھا. بنی گالہ والا سارا ایشو آپ کے ذہن میں ساری یہ 2 نمبریاں تھیں، اور 10-12 لاکھ جرمانہ کر کے پتہ نہیں اس سے بھی کم ان کو جناب انہوں نے سارا کچھ جناب صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا تھا. وہ جو صادق امین جنہوں نے ڈکلیئر کیا تھا، ساکن سار وغیرہ، ان کو ہی پکڑا جانا چاہیے. یہ جھوٹا بندہ یہ ٹیسٹ نہیں کروا رہے اپنا یار، کہ جناب ایک مشین کے سامنے بیٹھ کے 2 ڈائلاگ ہی بولیں، 2-4 سوالوں کے جواب ہی دینے ہیں نا، وہ بھی دینے لیے تیار نہیں ہے گا. اور ایک اور میں خبر بتا دوں کہ جناب خبر تو ہے اس کے اندر، لیکن میں اپنی وہ تجزیہ بھی ساتھ دے دیتا ہوں. خبر یہ ہے کہ جو مخصوص نشستوں والا کیس تھا نا، انہوں نے وہ کہا تھا جناب جو بینچ وہ پرانے والا بینچ لائیں، وہ منصور علی شاہ کو بھی شامل کریں، فلاں کو بھی شامل کریں، یہ کو بھی وہ کریں. تو وہ انہوں نے جناب درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی ہے، وہ جو آئینی بینچ ہے اس نے، جس میں نظر ثانی کی درخواست چل رہی. اور پھر ان کا جناب پہلے وہ 26ویں ترمیم والا کیس ہے، پہلے اس کی بھی سماعت کریں. انہوں نے چلو وہ بھی دوڑو. انہوں نے کہا جناب اس کو لائیو نشر کرنے کو، ٹھیک ہے کر دیں. لائیو نشر کریں گے تو ان کی ساری جو گفتگو ہے، جو 2 نمبریاں ہیں، وہ قوم کے سامنے آ جائیں گی. اس میں کیا حرج ہے، وہ ہو جائے گا. تو اس کا جو فیصلہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جناب جو سنی اتحاد کونسل کی درخواست پہ پی ٹی اے کو درخواست دی گئی تھی نا، نشستیں ساری، وہ سارا فیصلہ جو ہے وہ الٹ ہو جانا ہے. وہی فیصلہ جو ہے واپس چلے جانا ہے جو پشاور ہائی کورٹ کا تھا، اور جو الیکشن کمیشن کا تھا کہ مخصوص نشستیں جو ہیں جناب وہ ملیں گی نون لیگ کو. جو پہلے فیصلہ ہو گیا ہے، جو نوٹیفیکیشن ہو گئے ہوئے تھے، وہ سارے جو ہیں وہ بحال ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد 27ویں ترمیم کا انتظار کیجیے. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.